नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 5 जिसका कि शीर्षक प्रबंध के कार्य है उसके अंतर्गत पाठ 11 पढ़ रहे हैं, योजना और संगठन। इसमें कि हम प्रबंध के कार्य होते हैं उसमें योजना की बात कर चुके हैं और अब हम संगठन की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जो पिछला वीडियो था उसमें जाना था कि नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, फिर हमने संगठन पे की बात करनी शुरू की थी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वाला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कार्य है एक संगठन का वो क्या होता है, संगठन का क्या महत्व होता है, संगठन की प्रक्रिया कैसे की जाती है, किस प्रकार से संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की जो एक्टिविटी है उसको अंजाम दिया जाता है। और फिर हम बात कर रहे थे संगठन के ढांचे की। संगठन का ढांचा क्या होता है और किस प्रकार के ढांचे संगठन के पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, संगठनों में। ठीक है ना। तो जब हमने संगठन के ढांचे की बात की थी तो किसी भी संगठन के में पदों के नेटवर्क यानी कि जो आपसी तालमेल और विभिन्न स्तर के जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, उनके कैसे उनके बीच संबंध कैसे होंगे, ठीक है ना, वो कैसे एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, कौन किसको बताएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सब जो प्रक्रिया है इसके आधार जो 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 सारी चीजें होती हैं ये संगठन के ढांचे पर निर्भर होती हैं। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रकार का ढांचा पाया जाता है और जिस प्रकार का ढांचा होता है उसी प्रकार से जो पदों का नेटवर्क है वो होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से रिपोर्टिंग भी तय की जाती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको रिपोर्ट आगे देगा। ठीक है। तो इस प्रकार मतलब विभिन्न पदों के बीच संबंधों की प्रक्रिया हो, चाहे वो आपसी तालमेल हो, ठीक है ना, या फिर विभिन्न पदों का नेटवर्क हो, वो सब किस पे डिपेंड करती है, संगठन के ढांचे पे डिपेंड करती है। तो संगठन का ढांचा जब हम लोग तैयार करते हैं तो उस समय हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि विभिन्न कार्यों का बंटवारा, कि उनके बीच जब हम बांट रहे हैं तो किस प्रकार से कामों का बंटवारा अलग अलग पदों के बीच में होगा। फिर अधिकार और दायित्व की बात भी हम करते हैं, विभागों की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है कि जिस किसी के पद के क्या अधिकार होंगे और उसके क्या उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है ना, किस किस प्रकार के अधिकार उसको प्राप्त होंगे और क्या क्या उसको चीजें करनी पड़ेंगी। फिर हमने बात की थी कि कार्यात्मक ढांचा क्या होता है। ठीक है ना। दो प्रकार के ढांचे हम आपके कोर्स में हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक तो है कार्यात्मक ढांचा जिसको कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है विभाजन मूलक यानी कि डिविजनल। ठीक है ना। तो दो प्रकार के ढांचे आपके कोर्स में हैं, उनको हम पिछली बार मैंने आपको थोड़ा हल्के से बताया था, उनके बारे में हम आज चर्चा पूरी करेंगे। तो सभी गतिविधियों को कार्यात्मक विभागों के अंतर्गत समूहबद्ध करके, मतलब जितनी एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करनी है उन सबको अलग अलग कार्यात्मक विभागों उनके 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 प्रकार के हिसाब से, ठीक है ना, उनको कार्यात्मक विभागों के अंतर्गत समूहबद्ध करके बनाया जाता है। जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, भर्ती हो गई या फिर सिलेक्शन हो गया, ये सब चीजें किस में रहेंगी, ये मानव संसाधन विभाग में रहेंगी। ठीक है ना। ऐसे ही पैसे का बाहर से व्यवस्था करनी, ऋण की व्यवस्था करनी और सारे काम वो किसके पास रहेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग के। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के हिसाब से कार्यात्मक विभागों के अंतर्गत समूहबद्ध करके बनाया जाता है और हर विभाग की निगरानी एक अधिकारी को सौंप दी जाती है। सबसे ऊपर तो एक मेन अधिकारी हो गया, उसके नीचे जैसे अगर आप एचआर के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसका एक डायरेक्टर मान लीजिए हो गया, या फिर उसका हेड हो गया जो कि सिर्फ एचआर के कामों को देखेगा। ऐसे ही फाइनेंस का भी एक हेड हो गया जो कि सिर्फ फाइनेंस के कार्यों को देखेगा। ठीक है ना। तो एक जो हर विभाग की निगरानी है वो एक अधिकारी को सौंप दी जाती है। इस प्रकार किसी भी उद्यम में मुख्य रूप से उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक, जो मैं भी एचआर की बात कर रहा था,
ठीक है ना। तो प्रोडक्शन के लिए अलग हो गया, मार्केटिंग के लिए अलग हो गया, वित्त के लिए अलग हो गया, कार्मिक, ऐसे स्वतंत्र विभाग होते हैं। और व्यापक स्तर पर फुटकर क्रय, उसको स्टोर, बिक्री और भंडार गृह जैसे कुछ और विभागों की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। अपनी सुविधा के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन होते हैं, वो इस प्रकार का कार्यात्मक ढांचा तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ढांचा आपके जो किताब है उसमें दिखाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक मेन अधिकारी हो गया सबसे ऊपर, सबका हेड। उसके नीचे उत्पादन का विभाग अलग है, उसको देखने वाला एक अधिकारी यहाँ पर होगा। ऐसे ही विपणन का डिपार्टमेंट अलग है, वित्त का अलग है और कार्मिक का अलग है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, तो अलग अलग अधिकारी इनको हेड करेंगे। वो क्या होंगे, निगरानी अधिकारी होंगे। जैसे जो उत्पादन वाला है, इसके नीचे फिर वर्कशॉप हो सकती है, स्टोर हो सकता है, उप विभाग हो सकते हैं और छोटे छोटे, और मरम्मत और रखरखाव का विभाग हो सकता है। तो जो ये मेन विभाग हो गया, इसके नीचे इसके छोटे विभाग हो गए। ठीक है ना। वो सब के सब जो उनका कार्य विशेष वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग उप विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ निगरानी अधिकारी हो गया मेन एक, उसके नीचे फिर ये दूसरे निगरानी जो जो इस पर्टिकुलर विभाग की निगरानी करेंगे, वैसे लोग अलग हो गए। ऐसे ही विपणन में हो गया, वित्त में हो गया, जैसे लेखांकन अकाउंटिंग का अलग हो गया और लोन के संबंध में अलग हो गया। कार्मिक में प्रशिक्षण और विकास अलग आदमी करा रहा है, और प्रतिफल यानी कि रेम्यूनरेशन क्या देना है, किसी को सैलरी कितनी मिलनी है, उसको अलग आदमी देख रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस जो संगठन जो ढांचा है, उसमें क्या है, उसमें हर विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी एक विशेषज्ञ अधिकारी को सौंपने में मदद मिलती है। ऐसा होता है कि हर जो प्रबंधक है वो हर चीज का तो विशेषज्ञ होता नहीं है। तो जो फाइनेंस का विशेषज्ञ है उसको आप फाइनेंस की जिम्मेदारी दे देंगे, जो एचआर का विशेषज्ञ है उसको एचआर की जिम्मेदारी दे देंगे, जो उत्पादन का विशेषज्ञ है उसको उत्पादन की जिम्मेदारी दे देंगे। ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करने में मदद मिलती है, और हर विभाग अपनी जिम्मेदारियों को से भली भांति अवगत हो जाता है। उसको पता होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है और क्या उसके अधिकार हैं। इस प्रकार का ढांचा छोटे और मझोले संगठनों में अधिक उपयुक्त होता है। ऐसा जो ढांचा होता है, ये ढांचा उस जगह पर सही रहता है जहाँ पे एक या दो ही उत्पाद कंपनी बना रही हो, मतलब कम उत्पाद बना रही हो। तो ऐसे जो संगठन होते हैं वो छोटे या मझोले ही होते हैं। ठीक है ना। बड़े संगठनों में क्या होता है, बड़े संगठनों में जो विभागों का आकार हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। और बिखरा हुआ हो जाता है, इसलिए उनको प्रबंधन करने में, उनके बीच में समन्वय करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ठीक है ना। इसलिए जो बड़े संगठन हैं उनमें कार्यात्मक ढांचा उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है ना। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां दूसरे प्रकार का ढांचा होगा। वो कौन सा होगा, विभाजन मूलक ढांचा होगा, वहां डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बड़े संगठनों में एक साथ कई उत्पाद तैयार होते हैं और विभिन्न प्रकार के बाजारों में उनका विस्तार होता है। वो कई सारे बाजारों में बिखरा होता है वो अलग अलग जो माल है, इसलिए विभाजन मूलक ढांचे को अधिक उपयुक्त माना जाता है इसके लिए। इस प्रकार के ढांचे में हर उत्पाद को ध्यान में रखते हुए और बाजार को क्षेत्रीय आधार पर बांटते हुए अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना। अगर वो कंपनी ऑटोमोबाइल भी बना रही है, दूसरा कोई प्रोडक्ट भी बना रही है, तो उनको अलग अलग हिसाब से उसको बांट देती है। ठीक है ना। जैसे अगर ऑटोमोबाइल में भी वो कार बना रही हो तो कार का अलग विभाग हो जाएगा, मोटरसाइकिल भी बना रही हो तो उसका अलग विभाग हो जाएगा, कारों में भी वो कमर्शियल व्हीकल बना रही है, व्यावसायिक वाहन बना रही है, या कि घरेलू जो उपयोग के वाहन होते हैं वो बना रही है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग हिसाब से आप विभाग को बांट सकते हैं। तो ये होता है विभाजन मूलक ढांचा, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर। ये भी आपकी किताब में दिखा रखा है। तो ये विभाजन मूलक ढांचा है, ये उत्पादन पर आधारित है। ठीक है ना। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें हो गया, जो मेन हेड होगा। उसके नीचे फिर ऑटोमोबाइल का अलग हो गया, रेफ्रिजरेटर का अलग हो गया। ठीक है ना। ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे। साथ में ये जो सहयोग वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे वित्त हो गया, कार्मिक हो गया, वो भी होंगे। ठीक है ना। लेकिन जो मेन जो प्रोडक्ट्स बनाता है जो ग्रुप, उसके हिसाब से उसमें डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विभाजन मूलक ढांचे के जरिए उत्पाद या उत्पाद समूह, ठीक है ना, से संबंधित गतिविधियों का संचालन आसान हो जाता है। आप इजीली जो उसको ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, और इससे लाभप्रदता आसानी से आंकी जा सकती है। ठीक है ना। कैसे, अब जो आपका मान लीजिए मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट है वो अलग है और कार का अलग है। तो अब आपकी, क्योंकि जो ये मोटरसाइकिल है उसके नीचे फाइनेंस वाले लोग भी होंगे। ठीक है ना। उसके अकाउंटिंग भी लोग कर रहे होंगे, उसका जो सेल्स है उसका भी अलग अलग लोग होंगे उसके नीचे, हर यूनिट के नीचे अलग अलग लोग होंगे। तो अब आप
उसके अकाउंटिंग से पता कर सकते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी रही है। आपको मोटरसाइकिल वाले बिजनेस में कितना फायदा है, रेफ्रिजरेटर वाले में कितना फायदा है, ठीक है ना, या फिर अन्य जो आप उपकरण बनाते हैं उसके उसमें कितना फायदा है। तो आप अलग अलग चीजों को कर सकते हैं। अगर आप इसको एक ही उसमें लेके चलते हैं तो अगर 2 या 3 प्रोडक्ट हो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास हैं और आपको चाहिए कि आपको किस प्रोडक्ट में कितना फ़ायदा है, नहीं तो आप हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बनाना बंद करें या कम करें, तो उसको आंकना आसान हो जाता है विभाजन मूलक वाले में। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप सारे काम उसके अलग कर रहे हो, उस उत्पाद से संबंधित सारे कार्य ही आपके अलग हो रहे हैं। जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले काम होते हैं, जैसे उसके लिए उसका उस यूनिट का एचआर वाला अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, उसकी जो अकाउंटिंग करता होगा वो अलग होगा, उसका जो मार्केटिंग वाला है वो अलग होगा। तो सब कुछ एक्सक्लूसिव होगा किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो आपको आसानी रहेगी किसी भी उसकी लाभप्रदता देखने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि इससे परेशानियां पैदा होने पर क्षेत्रीय प्रबंधकों को तुरंत निर्णय लेना और उन्हें सुलझाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण होता है, अधिकारियों का विकेंद्रीकरण रहता है। जो जो भी एक प्रोडक्ट के लिए जो मैनेजर आपने रख रखा है वो पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार है, उसके संबंध में सारे निर्णय लेने को स्वतंत्र है, तो वो उसको तुरंत निर्णय ले सकता है। ठीक है ना, जबकि जो फंक्शनल वाला होता है उसमें सारे निर्णय ऊपर का बॉस लेता है, जो सबसे ऊपर होता है वो सारे निर्णय लेता है, उसके पश्चात वो जो निर्णय है वो नीचे धीरे नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तो वहां निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ इसकी वजह से इसको तुरंत निर्णय लेना और उन्हें सुलझाना सरल हो जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में एक जो कॉस्ट वाली चीज होती है, लागत वाली, तो जो लागत होती है वो जो आपने पहला ढांचा पढ़ा, कार्यात्मक ढांचा, उसमें लागत कम होती है। ठीक है ना, लेकिन ये जो विभाजन मूलक ढांचा होता है ये खर्चीला होता है और इसमें काम के दोहराव की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, हो सकता है कि जो काम एक यूनिट कर रही हो वही काम दूसरी यूनिट भी कर रही हो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके पास भी उसके अलग से यूनिट है, अलग से लोग हैं उसके पास, तो इसलिए यहाँ पर काम के दोहराव की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये हमने विभिन्न जो संगठन के ढांचे हैं संगठनों के, वो उसके बारे में बात करी। आपके पास केवल 2 ही ढांचे आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, अभी जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको और ढांचों के बारे में पता चलेगा। अब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की। ठीक है ना, तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये तो आप जानते हैं। ठीक है ना, तो औपचारिक संगठन का संबंध जो होता है वो विभिन्न विभागों, उप विभागों, कर्मचारियों आदि के बीच और श्रेष्ठ संबंध कायम करने संबंधी कार्यालय स्थापना से होता है। मतलब आप एक फॉर्मल कार्यालय स्थापित करते हैं, उसके अंदर लोगों को उनके बीच में संबंध उनको बताते हैं कि भाई ये कार्यालय का बॉस है, आपको, आप यहाँ क्लर्क हो, आपको ये काम करना है, आप पियोन हो, आपको ये काम करना है, जो बॉस है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, उसको ये काम करना है। तो एक पूरा एक ढांचा बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस संगठन के लिए, उस ऑफिस के लिए, उसकी प्राप्ति और एक श्रेष्ठ ढांचा स्थापित करने में मदद मिल सके। ठीक है ना, तो जो ये औपचारिक संगठन है वो एक प्रकार से सुपरिभाषित, जिसकी पूरी तरीके से जिसको डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है, सुपरिभाषित कार्य की एक प्रणाली है। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाला? औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर कर्मचारी के अधिकार, जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित होते हैं कि उसके पास क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या चीजें, किस किस चीज की अधिकारों का उपयोग कर सकता है, उसकी क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें उसकी निर्धारित होती हैं। ठीक है ना, अब दूसरी ओर होता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? औपचारिक संगठन के अंदर ही छोटे और दूसरे संगठन बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? अनौपचारिक संगठन में संस्था के भीतर कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत व्यवहार बनाए रखने। कैसा व्यवहार? व्यक्तिगत, जहाँ पे कि आप ऑफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, आपस के जो रिलेशन है, ठीक है ना, आपस का जो व्यवहार है, व्यक्तिगत व्यवहार बनाए रखने, उनकी पसंद नापसंद, सामाजिक भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखने और उन पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करने, बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश की जाती है। इसमें बेसिकली जो जोर रहता है वो व्यक्तिगत संबंधों पे रहता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे रहता है। ठीक है ना, तो इसमें
जैसे आप जब ऑफिशियल वाली भी बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें आपको नियमों के हिसाब से करनी है। तो नियमों से इतर, नियमों से हट के जो एक 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 इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है आपस में जब हम लोग रहते हैं। आपने देखो कई बार बॉस का अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक 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 तरीके से कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा है, एक अनौपचारिक संगठन है, इसके कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो अब अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है, इससे आपको ये भी जानने में मिलेगा कि औपचारिक संगठन होते क्या हैं, अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। मैंने हल्का सा तो आपको बताया है, एक बार इसके अंतर भी देख लेते हैं। तो औपचारिक संगठन क्या होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा गठित किए जाते हैं। इसकी जो गठन है इसको कौन करता है, इसको कौन बनाता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन, जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको बनाता है। जबकि अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, संगठन से जुड़े लोगों की स्वाभाविक जरूरतों, जो उसकी आप अपनी खुद की जरूरतें हैं उनके अनुसार अस्तित्व में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये औपचारिक संगठन है वो तो कोई भी कंपनी हो सकती है। अनौपचारिक संगठन में यूनियंस होती हैं, ठीक है ना। छोटे जो कह सकते हैं आप लोगों के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, क्लब हो गए। तो इस प्रकार के जो संगठन है वो अनौपचारिक संगठन होते हैं। तो अब औपचारिक संगठन का दूसरा क्या विशेषता है, क्या अंतर है दोनों में। गठन, इसका जो गठन है वो संगठन के कार्यों को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि जो अनौपचारिक संगठन है ये उन सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है जो औपचारिक संगठन के जरिए संतुष्ट नहीं हो पाते। हमने देखा कि जो औपचारिक संगठन है वो कहीं से भी आदमी की और चीजों की जो आवश्यकताएं हैं, जो ऐसी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि औपचारिक संगठन उसको पैसा तो दे रहा है, लेकिन उसकी कई सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं सामाजिक टाइप की, जिसको कि पूरा करने के लिए औपचारिक संगठन टाइम नहीं दे पाता है या ध्यान नहीं दे पाता है। तो इनको कौन पूरा करता है, इनको अनौपचारिक संगठन पूरा करता है। और अनौपचारिक संगठन का गठन ही इसलिए होता है ताकि वो उन सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए जो कि औपचारिक संगठन नहीं कर पा रहा है। फिर जो औपचारिक संगठन है उसका प्रबंधन संगठन की ओर से नियुक्त प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। उसको कौन चलाता है, जो संगठन के मैनेजर्स हैं वो चलाते हैं। जबकि जो अनौपचारिक संगठन है इसके संचालन के लिए अपने भीतर से किसी व्यक्ति को, जो सदस्य हैं इसके, वो नेता चुनते हैं, जैसे यूनियंस में होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो किसी एक व्यक्ति को अपने बीच में से नेता चुनते हैं। अगला अंतर क्या है, प्रबंधकों को औपचारिक संगठन में औपचारिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लिखित उनके पास अधिकार रहते हैं। नेताओं का अधिकार संगठन के सदस्यों के सामूहिक समर्थन पर निर्भर करता है। अगर संगठन के जो अनौपचारिक संगठन है उसके सदस्य नहीं चाहते हैं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आप नेता हैं उसके, तो जब तक उनका समर्थन आपके साथ है तब तक आपके पास सारे अधिकार हैं। अगर उनका समर्थन नहीं है तो आपके पास फिर कोई अधिकार नहीं है। फिर औपचारिक संगठन जो है वो स्थायी और टिकाऊ प्रकृति के होते हैं, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हमेशा चलेंगे, ठीक है ना, अधिक ज़्यादा लंबे चलेंगे। जबकि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं जैसे यूनियन वगैरह, उनकी प्रकृति अस्थायी होती है। जब अगर जितने भी संघ सदस्य उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी अधिकांश जरूरतें अगर पूरी हो जाती हैं तो फिर ये संगठन बिखर भी जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाते हैं। सही है। अब अगला टॉपिक है अंतरण का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतरण का मतलब इंग्लिश में होता है डेलीगेशन। पहले मैंने आपसे बात की थी, अंतरण का मतलब है कि आपके पास जो काम है आप उसमें से कुछ काम, उस काम को करने के लिए जो उपयुक्त अधिकार हैं वो, और उसके जो उत्तरदायित्व हैं वो दूसरे को ट्रांसफर कर दें, दे दें, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे डेलीगेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी काम है। क्यों? क्योंकि प्रबंधकों के लिए अकेले वे सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई होती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं वो लोग, वो अपना जो काम है, अधिकार जो काम है वो अधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ नीचे के अपने लोगों को दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप मान लीजिए किसी ऊंची उस पर हैं तो आप अपने जो नीचे के लोग हैं उनको अपने जो काम आपको अलॉट किए गए हैं उन कामों को नीचे सौंप सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको सौंप सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अधीनस्थों को, जो मैनेजर्स हैं, अपने जूनियर्स को कुछ कामों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और उन कामों का पूरा उत्तरदायित्व उन पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतरण। ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा दूसरों को कार्य के किसी हिस्से की जिम्मेदारी और अधिकार सौंपे जाते हैं और इस तरह उन्हें उस कार्य के लिए जवाबदेह बनाया जाता है, उसे अंतरण कहते हैं, ठीक है ना। डेलीगेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, सबसे पहली चीज होती है उत्तरदायित्व को सौंपना। तो सारी जिम्मेदारी आप सौंप देते हैं अपने अधीनस्थ को, अपने जूनियर को। साथ साथ उन कामों को करने के लिए जो अधिकार जुड़े हैं,
वो अधिकार भी आप उनको देते हैं ताकि वो औरों से भी उस काम में अपनी मदद ले सकें, या जो भी अधिकार होते हैं, वित्तीय अधिकार है कि कितना पैसा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी सौंपना चाहिए। ठीक है ना। फिर है जवाबदेही निर्धारित करना। तो अगला अधिकार, अगला जो चीज़ है वो है कि उनको जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको क्या जवाबदेही निर्धारित करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो आपने जो जिस काम को निष्पादन करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसका सारा उत्तरदायित्व उन पर ही होता है। ठीक है, इसलिए वो जवाबदेह हैं, उसके लिए वो उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो अंतरणी है, जिसको आप ट्रांसफर करते हैं, उसको अंतरणी बोलते हैं। अंतरणी स्वयं को सौंपे गए कार्य की प्रगति के लिए अपने अधिकारी के सामने पूरी तरह जवाबदेह होता है। जो अधिकारी उसको अंतरण कर रहा है कार्यों का, उसके लिए वो पूरी तरह जवाबदेह होता है। इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ यानी कि जूनियर को जवाबदेही के जरिए कार्य की प्रगति सुनिश्चित करता है। ठीक है ना। तो वो देखता रहता है कि काम हो जाना चाहिए। तो अब ये अंतरण जो है, इसका महत्व क्या है? अंतरण संगठन की प्रक्रिया जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसकी सहायता से प्रबंधकों का भार, जो कार्य का भार है, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो जूनियर्स हैं उनमें कार्य का सफलतापूर्वक विभाजन कर देते हैं और इससे प्रबंधकीय कार्य कुशलता बढ़ती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से, अंतरण के माध्यम से जो मैनेजर्स हैं वो अपने जूनियर्स को कार्यों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और इस तरह वे अपना पूरा ध्यान उन महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें उनको व्यक्तिगत रूप से देखना जरूरी होता है। तो अपना ध्यान किन पे लगाते हैं? ऐसे कामों पे लगाते हैं जिनको कि देखना उनके लिए जरूरी है। मतलब वो कंपनी के और जो बड़े काम हैं, दूसरे काम है, जो जटिल काम है, उनको करने में अपना समय देते हैं। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो आजकल बहुत बड़े होते जा रहे हैं, जिनका कि आकार जो होता है वो सामान्यतः बड़ा और स्वाभाविक रूप से जटिल होता है। तो ऐसे में जो कोई भी प्रबंधक है वो हर कार्य को स्वयं करने में ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ या बहुत परफेक्ट हूँ। आजकल व्यावसायिक गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार हो गया है। ऐसे में बहुत सारे संगठनों की बहुत सारी शाखाएं भी होती हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब आप अंतरण कर देते हैं तो अधीनस्थों को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए तैयार करने और उनमें दक्षता विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है ना। तो जब आप अपने जूनियर्स को काम देंगे तो उनको, जब वो भविष्य में, जब आप रिटायर हो जाएंगे, मान लीजिए आप और कहीं और ऊपर प्रमोट हो गए, किसी दूसरी कंपनी में चले गए, तो जो जूनियर्स हैं वो फ्यूचर में बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ साथ उनमें परफेक्शन भी आता है, उनमें दक्षता विकसित करने का अवसर भी उनको मिलता है और इससे काम का एक स्वस्थ वातावरण भी बनता है। कर्मचारियों के बीच समझदारी की भावना भी विकसित होती है और इस प्रकार से ये जो अंतरण है ये संगठन के विकास और उसकी समृद्धि को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसलिए अंतरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है किसका? संगठन की प्रक्रिया का। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व कहलाता है अंतरण। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, वो है विकेंद्रीकरण। तो जिस प्रकार से अभी हमने अंतरण पढ़ा, उसी प्रकार से विकेंद्रीकरण भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आप अपनी जो अधिकार हैं वो नीचे बांटते हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या है, आप फॉर्मली देते हैं नीचे अधिकार। ठीक है ना। पूरा एक प्रोसेस होता है, एक योजनाबद्ध तरीके से आप जो निर्णय लेने के अधिकार हैं उनको निचले स्तर तक पहुंचाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको दो ये चित्र दिखा रहा हूँ, ये तो है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, मतलब केंद्रीकृत या केंद्रीकरण हो रखा है। इसमें क्या, इसमें जो सारी पावर है वो यहाँ निहित है। ठीक है ना। यही सबको चला रहा है। जितने भी ये नोड्स आप देख रहे हैं, बाकी के बिंदु देख रहे हैं, इन सबको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो सारे अधिकार कहाँ हैं? इस जगह पर हैं। बल्कि ये जो आप नोट जो देख रहे हैं, दूसरा चित्र, इसमें आप अलग अलग जो ये पॉइंट्स हैं इन पर अधिकार निहित हैं। कुछ अधिकार इसको मिले हुए हैं, इसके हिसाब से ये इन 5 को चला रहा है। कुछ अधिकार इसको मिले हुए हैं, इनकी सहायता से इन 2 को चला रहा है। ठीक है ना। कुछ अधिकार इसके पास हैं जिसकी सहायता से इस 1 को चला रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है ना। इसमें जो शक्ति है या जो अधिकार है वो एक जगह पर सीमित नहीं रहते। ठीक है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या होता है केंद्रीकरण और क्या होता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ
उन क्रमबद्ध प्रयत्नों से है जिनके द्वारा प्रबंधन के सभी स्तरों और समस्त विभाग में अधिकार अंतरण होता है, जिसमें कि सारे स्तरों मतलब उच्चतम जो प्रबंधन है, फिर मीडियम जो मध्य स्तरीय प्रबंधन है या निम्न स्तरीय प्रबंधन है, उनके बीच में अधिकार का अंतरण होता है। ठीक है ना। तो इससे योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेने के अधिकारों को निचले स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे आपके जो किताब है उसमें एक उदाहरण दिया है यातायात पुलिस का। ठीक है ना। तो जब आप देखते हैं सड़क पे जो चौराहे पर, वहां पर ट्रैफिक पुलिस का एक आपको सिपाही दिखाई देता है जो कि पूरे ट्रैफिक को चलाता है। ठीक है ना। तो उसको उस जगह पर जहां वो काम कर रहा है उसके पास बहुत सारे अधिकार उसके पास होते हैं, और सारे अधिकार अगर उसके पास नहीं होते तो जो उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी उसके आसपास ही खड़े रहते हैं, उसको अधिकार वहां से ट्रांसफर करते, उसको बताते कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, और इन अधिकारियों को जो अधिकार देने से जो ये निचले स्तर के अधिकारी हैं इनके पास जो कर्मचारी इनके पास जो अधिकार हैं, उसकी वजह से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके जो इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो सड़कों और यातायात को सुचारू बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको अपने जो अधिकतर जो अधिकार हैं जो इसको यहाँ पर इस जगह पे काम करने के लिए आवश्यक हैं वो सारे अंतरित कर रखे हैं, दे रखे हैं। ठीक है ना। पहले ही उनको दे रखा है, विकेंद्रीकरण कर रखा है। ठीक है। तो व्यवसायिक संगठन में क्या होता है, ये तो हमने एक पुलिस के संगठन की बात की। तो कोई भी एक कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें विभागों के प्रभारियों, जो उसके हेड होते हैं विभागों के, को अपने विभागों के संचालन संबंधी बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अब उनके पास सारे अधिकार तो हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन जो जैसे जो ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो जो इनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं, वो क्या करते हैं, वो जब सारे अधिकार इनको दे दिए उसने, इनको काम करने लायक जो इनके विभागों के संचालन के लिए जरूरी हैं, तो उसके पास जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं वो नए उत्पाद शुरू करने, मतलब वो अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे कि कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है उसके लिए चीजों में कोशिश करेंगे, भविष्य के लिए निवेश करने में, इन सब से जो जुड़े नीतिगत निर्णय हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जैसे एक ट्रैफिक का जो हवलदार है या सिपाही है वो पूरे ट्रैफिक को एक चौराहे पे नियंत्रित कर रहा है, तो जो उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाकी जगह पे सुचारू कर रहे हैं, मतलब पूरे शहर का ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो व्यवसायिक संगठन में विभागों के जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको उस डिपार्टमेंट को चलाने संबंधी सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो जो उनसे ऊपर के जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो क्या ध्यान देगा, वो नए उत्पाद शुरू करने हो, भविष्य के लिए निवेश करना हो, ऐसे जो पॉलिसी से संबंधित जो निर्णय हैं, जो बड़े निर्णय हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर वो ये अधिकार प्रभारियों को ना दे विभागों के, तो वो सारे अधिकार उनके पास होंगे तो उन्हीं को सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो वो महत्वपूर्ण काम है उनके डिसीजन वो ले नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कि विकेंद्रीकरण से इसको मदद मिलती है और उच्च स्तरीय प्रबंधकों के काम का बोझ कम हो जाता है। ठीक है ना। इससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है और उनको अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, वो थोड़ी और आजादी से काम कर पाते हैं। ठीक है ना। और इसका एक फायदा ये भी है कि इससे नए प्रयासों और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। लोग अपना जो टाइम है उसका सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं और सही प्रकार से अधिक नए प्रयास करते हैं और रचनात्मकता भी आती है उनके काम में। ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो डेलीगेशन है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो बहुत हद तक एक जैसे हैं, तो इनके बीच में अंतर क्या होता है ये जानेंगे। तो अंतर क्या है, सबसे पहले है अंतरण। जो डेलीगेशन है उसमें जिम्मेदारियों और अधिकारों को सौंपकर जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व का परिणाम होता है। इसमें एक पूरे प्लानिंग की बेस पर आप जो काम अधिकारों का बंटवारा करते हैं, मतलब ज्यादा स्थायी है। जबकि जिम्मेदारियों और अधिकारियों को सौंप कर आपको कोई काम अलॉट हुआ, आपने वो काम नीचे अपना सबलेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता ऊपर के लेवल पे नहीं थी। इसमें लेकिन क्या है, एक प्लान तरीके से योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व का परिणाम होता है विकेंद्रीकरण। अब अगला अंतर क्या है, इसमें अधिकार अंतरण जो होता है प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्तर के प्रबंधकों और विभाग भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। ये बहुत बड़े लेवल का है जो विकेंद्रीकरण है,
ये बहुत बड़े लेवल का अंतरण है, ठीक है ना, अधिकारों का। इसमें केवल प्रबंधकों और उसके जो जूनियर्स हैं उनके बीच में ही अधिकारों का अंतरण होता है अंतरण में। तो ये छोटे लेवल की प्रक्रिया है इसमें काम की गति बढ़ जाती है और ये हर संगठन में आवश्यक है। जबकि जो विकेंद्रीकरण है ये वैकल्पिक है। कैसा है? वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। और आमतौर पर इसका चलन बड़े स्तर के संगठनों में ही होता है। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। जब हमने बात करते हैं कि अंतर की प्रक्रिया छोटी है, तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, लेकिन जब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां विकेंद्रीकरण की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा लेवल होते हैं, इतने ज्यादा स्तर होते हैं मैनेजमेंट के, कि अगर सारे अधिकार आप ऊपर पर केंद्रित कर देंगे, एक जगह पे केंद्रित कर देंगे, तो काम का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हर काम को करने में बहुत देरी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन आने में बहुत टाइम लगेगा, निर्णय आने में ऊपर से नीचे बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। और अगला जो सबसे लास्ट अंतर है, अधिकार प्रदान करने वाला अधिकारी अधिकारों को वापस भी ले सकता है, ठीक है ना, अंतरण में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है, कोई योजना के अंतर्गत को तो काम किया नहीं अंतरण में। आपने अपने जो काम थे वो किसी को नीचे दिए, तो साथ साथ उन कामों को करने के लिए अधिकार है वो भी नीचे दे दिए अपने जूनियर्स को। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके मामले में ऐसा करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बड़े लेवल पे चीजें कर रखी हैं। तो आपको इन अधिकारों को वापस लेने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लंबी प्रोसेस का एक से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। और इजीली हो भी नहीं पाएंगी चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतरण और विकेंद्रीकरण में ये अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है योजना और संगठन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों के सामने मैं फिर अपना एक बार व्हाट्सएप नंबर दिखाता हूँ 7895860757 और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमारे से इनमें से किसी भी माध्यम के से जुड़ सकते हैं और हमारे को मैसेजेस कर सकते हैं। आपकी समझ में जो भी चीज़ नहीं आती है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कोई सवाल ऐसा देखते हैं जो समझ में नहीं आता है, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसके वीडियो बना के डाल दूंगा तो आपको भी समझ में आएगा और जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अंत में आप लोगों से फिर वो ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।